बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर फोर 3 बातों का नाम है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और थिंकिंग प्रोसेसेस। 3 बातों का नाम है। अब 3 बातें क्या हैं, आए तफसील देखते हैं। याद रहे कि चैप्टर नंबर 4 हो या कोई भी चैप्टर हो, उनमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या जिनको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा, ये जस्ट टू रिकलेक्ट एंड रीअश्योर कि वो चीज़ें सारी एक दफ़ा देखनी होंगी। ये फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन का फ़ायदा ये है कि आपको बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा अपने रिवीजन में, बल्कि आप कुछ वक्त अपने रिवीजन पे लगाएंगे और आपका रिवीजन इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। याद रहे चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का क्विक रिवीजन हो चुका है। उनकी वीडियोस आज अपलोड हो जाएंगी, तो उनको जब आप देखना चाहें देख सकते हैं। जिन लोगों ने वो सेशन ले लिया अच्छी बात, मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि वो एक दफ़ा फिर देख लें उस सेशन को। और जिन्होंने वो सेशन नहीं लिया, उनको तो ये रिक्वेस्ट करूंगा और यही रिकमेंड करूंगा कि वो सेशन ज़रूर देखें। आई होप स्क्रीन लेजिबल भी होगी, क्लियर भी होगी, आवाज़ साफ भी होगी। सबसे पहले आ रहा है दोस्तों इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन दोस्तों इसको कहते हैं कि जो इंसान अपने आप से रखता है कम्युनिकेशन, जो मेरी कम्युनिकेशन अपने आप से होती है, उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये एक बात है। दूसरी बात दोस्तों, अब बहुत खास बात यह है कि 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के। एक का नाम है सेल्फ कॉन्सेप्ट, एक का नाम है परसेप्शन और एक का नाम है एक्सपेक्टेशंस। फिर उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट दोस्तों इस बात को कहा जाता है कि इंसान की अपने बारे में क्या इमेज है, अपने आप को जो इंसान परसीव करता है, इंसान खुद को कैसा परसीव करता है और क्या परसीव करता है, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने आप को स्मार्ट परसीव करता है, वो अपने आप को हेल्दी परसीव करता है, वो अपने आप को पुअर परसीव करता है, वो अपने आप को रिच परसीव करता है। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इसको कहते हैं दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस के 3 मेजर फैक्टर्स हैं: बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। बिलीव्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। और इनके बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि इनको एज इट इज याद करना होता है। ये एज इट इज उठ के आते हैं, तो इस पर वक्त नहीं लगाएंगे हम। अगली बात दोस्तों है, 3 तरह की सेल्फ्स होती हैं। इंसान की एक सेल्फ जो इंसान की हकीकत होती है, उसको रियल सेल्फ कहते हैं। आइडियल सेल्फ जो वो बनना चाहता है, और पब्लिक सेल्फ वो जो दुनिया को दिखाता है। परसेप्शन कहते हैं मेंटल पिक्चर दुनिया की हमारे दिमाग में बनना। अगर वो मेंटल पिक्चर हमारी अपनी जात के बारे में हो तो उसको परसेप्शन नहीं कहेंगे, उसको सेल्फ कॉन्सेप्ट कहेंगे। और वो परसेप्शन अगर आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में हो तो उसको यकीनन परसेप्शन ही कहा जाएगा। परसेप्शन के 3 फैक्टर्स हैं, एक परसीवर है, एक टारगेट है और एक कॉन्टेक्स्ट है। परसीवर की मिसाल कराची वाला और पाकिस्तान का एक शहरी। टारगेट वो कश्मीर की तस्वीर जो आपने देखी थी। और कॉन्टेक्स्ट इन हालात में जिन दिनों में 14 अगस्त या कश्मीर इशू की बातचीत चल रही है। तो अब मेरी परसेप्शन इन चीज़ों पे डिपेंड करेगी, मेरी परसेप्शन इन चीज़ों पे बेस करेगी। किन चीज़ों पे? मेरी अपनी ज़ात पे, जिस चीज़ को देख रहा हूँ उस चीज़ पे, और किस माहौल में, किस सिचुएशन में, किन हालात में देख रहा हूँ इस पे। अगली बात, एक्सपेक्टेशंस किसे कहते हैं? एक्सपेक्टेशंस दोस्तों याद रखें,
ये भी हमारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसके खुद दो एस्पेक्ट हैं। इसका ये वाला पैराग्राफ याद होना जरूरी है। वो एक्सपेक्टेशंस जो हमें दूसरों से होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस जो हमें अपने आप से होती हैं, ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस एक रोल प्ले करती हैं। ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस ये एक रोल प्ले करती हैं। एक दफा जरा चेक कर लें, स्क्रीन वाजे और साफ नजर आ रही है? चेक करें, या और बड़ा कर दूं स्क्रीन को? अब क्लियर है? शाबाश। अच्छा, अब जब मैं फीडबैक लूं, जब बात करूं, फिर आप चैट बॉक्स पे आइएगा। अब फोकस करके रिवीजन देखें, ठीक है? ओके दोस्तों, अगली बात, वो फैक्टर्स जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं वो चार हैं। सेल्फ एस्टीम से पहले एक था पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में जरा वो एग्जांपल याद करो जो क्लास में दी थी। बच्चे के हाथ में सेल फोन देखा मैंने, और मैंने देखा एक छोटा बच्चा है 2-3 साल का, और उसके हाथ में स्मार्टफोन था। तो उसके हाथ में स्मार्टफोन देखकर मैं मेरा फौरन जहन में ये बात आई, अपने अंदर एक बात आई जिसको इंट्रापर्सनल कहते हैं। मेरे जहन में फौरन ये बात आई कि क्या दे दिया बच्चे के हाथ में यार, क्या नुकसान कर रहे हैं। ये आज तो मोबाइल से खेल रहा है, कल इसी मोबाइल की वजह से इनको जवाब तक नहीं देगा, और ये अब प्रूव होता जा रहा है। तो मैंने ऐसा क्यों सोचा? पर्सपेक्टिव का दूसरा मतलब क्या बताया था मैंने आपको? पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नजर। तो अगर मेरा नुक्ता नजर पहले से डेवलप्ड है, स्टेब्लिश्ड है, तो जब मैं वो चीज देखूंगा तो बस वो नुक्ता नजर सामने आएगा। मेरी बात समझ रहे? अगर मैं वो चीज देखूंगा तो नुक्ता नजर सामने आएगा। ये परसेप्शन नहीं है, ये पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, और पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज के बारे में होता है कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। तो मैं सेलफोन्स के बारे में, बच्चों के बारे में, बच्चों के पास सेलफोन हो, इस बारे में मेरा पर्सपेक्टिव बहुत नेगेटिव है कि ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज नहीं है। इसको तो कहेंगे दोस्तों पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज दोस्तों, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम किसे कहा जाता है वो भी सुन लें दोस्तों। सेल्फ एस्टीम इसे कहा जाता है कि इज्जत नफ्स। हम दुनिया के सामने अपनी क्या वर्थ रखते हैं? क्या हम हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, हर चीज को इग्नोर कर देंगे सिर्फ पैसे के लिए? या हम पैसे को देखेंगे लेकिन पैसे के साथ इज्जत नफ्स हमारी फर्स्ट चीज होगी? जिसके अंदर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होती है दोस्तों, वो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह जीता है। ये बात सेकंड पैरा के अंदर है, आप पढ़ चुके हैं। और याद रखें, लो सेल्फ एस्टीम वाले जो लोग होते हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं जा पाते, बिकॉज उनको वसवसे, उनको सोच, यही चीजें रुकावटें बन जाती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी या इंसान के अपने अंदर का जो एतमाद वाली कैफियत है उसको बोलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि मुझे अपनी सलाहियतों पे, अपनी एबिलिटीज पे यकीन है कि इंशाअल्लाह, इफ मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी 6 चैप्टर्स रिवाइज कराऊंगा अल्लाह के हुक्म से, तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। ये 4 घंटे से पहले पहले 6 चैप्टर्स रिवाइज हो जाएंगे, बल्कि एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप सुबह उठें और आप भी फ्रेश होके बैठें, और आप इस यकीन से बैठेंगे इंशाल्लाह सर के साथ मेरा रिवीजन हो जाएगा। इसको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। फिर दोस्तों है सेल्फ असर्टिव। सेल्फ असर्टिव का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपनी बात पे स्टैंड लेना और अपनी बात को डिफेंड करना जब बेहतर हो, जब वो बात ठीक हो। अगर वो बात ठीक है तो अपनी बातों पे स्टैंड लेना और अपनी वैल्यूज पे, अपने पर्सपेक्टिव को गार्ड करना। दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? इसको सेल्फ असर्टिव होना कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगली बात है दोस्तों, टाइप्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये 3 हैं। इंटरनल डायलॉग, सोलो वोकल, सोलो रिटर्न। मैं अपने अंदर ही अंदर बात कर रहा हूँ, इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, बताओ?
जो मैं अपने अंदर अंदर बात करूंगा उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे इंटरनल डायलॉग। अच्छा, अपने अंदर अंदर बात कर रहा हूँ, अल्फाज नहीं आ रहे, इसको बोलेंगे इंटरनल डायलॉग। और अगर मैं अपनी जबान से कुछ खुद ही बोल रहा हूँ और खुद ही सुन रहा हूँ, उसको बोलेंगे सोलो वोकल। और अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, पर्सनल डायरी वगैरह, इसको सोलो रिटर्न कहेंगे। इंपॉर्टेंस को खाली रीड करना था, टाइम नहीं लगाना था इसके ऊपर। आ जाइए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मेरे दोस्तों, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो है जो एक इंसान की दूसरे इंसान से होती है। इसके शुरू में दो बातें थी कि एक आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ बेहतर होगी, और दूसरी तरफ ये बात थी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। क्योंकि जब आप अच्छा कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी जिंदगी में भी सुकून रहेगा और आपकी वर्क लाइफ में भी सुकून रहेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपने कोई चीज, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जो कम्युनिकेट करनी चाहिए थी या चाहिए और आपने कम्युनिकेट नहीं करी। जब आप उसको सही तरह ढंग से कम्युनिकेट कर देंगे तो ये चीजें आपकी जिंदगी की लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करेंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे। अगली बात है दोस्तों, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की नेचर क्या है। दोस्तों, इसके अंदर कुछ बातें हैं, आए गौर करते हैं। एक तो ये इंटर अलाइंड लोगों के बीच में होती है, एक दूसरे पर इंसान रिलाय करता है। मैं सुबह आपसे पूछ रहा हूँ दोस्तों कैसे हैं, हम वेट करें। जो क्लास हमने 7:30 लगाई है, हमें पता था कि 7:30 वाली क्लास सुबह है, तो 8 बजे शुरू हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये 8 बजे से माशाल्लाह पहले ही शुरू हो गई क्लास, और माशाल्लाह स्टूडेंट्स की भी अब अच्छी अटेंडेंस आ गई। 1 मिनट, मैं आपसे कहकर बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात सुने, जवाब दें। या हम बात कर रहे हैं तो हम एक दूसरे पे रिलाय कर रहे हैं, तभी तो आप बात कर रहे हैं। तो आपका मुझसे सवाल पूछना, मुझ पे आप रिलाय कर रहे हैं। मैं आपसे कोई बात पूछ रहा हूँ, हाँ भाई प्रेपरेशन कैसी है, तो मैं आप पे रिलाय कर रहा हूँ। तो एक दूसरे पे रिलायंस होती है, तभी इंटरपर्सनल बात होती है। दूसरी बात दोस्तों, असेंशियली रिलेशनल, कोई ना कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। रिलेशनशिप बहुत करीबी भी हो सकता है, बहुत दूर का भी हो सकता है। तीसरी बात दोस्तों, के एक्सट्रीम्स हैं, मुख्तलिफ सूरतों में बात होती है। आप गौर करें, एक एक्सट्रीम ये कि आपका इतना करीबी रिश्ता वालदैन जैसा, एक आपके दोस्तों जैसा। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी जगह होते हैं और किसी को एड्रेस समझ रहे होते हैं, और वो फर्स्ट इन द लास्ट टाइम होता है। तो अब जो एड्रेस आप किसी समझ रहे होते हैं, वो भी तो एक एक्सट्रीम है ना। एक इंतहाई, दूसरी एक्सट्रीम अननोन, और एक तरफ इंतहाई नॉन एक्सट्रीम। तीसरी बात दोस्तों, चौथी बात दोस्तों, वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस। बेटा ये आसान है। उसके बाद फिर आगे एग्जिस्ट इन डाइवर्स फॉर्म। डाइवर्स फॉर्म का मतलब दोस्तों ये है कि देखिए ना, क्लास के अंदर भी हम इंटरपर्सनल करते हैं, क्लास के बाहर भी करते हैं, कैंटीन में भी करते हैं, बाइक पर जा रहे होते हैं तो आगे वाला जो बोल रहा होता है, पीछे वाला हाँ हाँ कह रहा होता है, ये भी हो रहा होता है। ये सब डाइवर्स फॉर्म है, मुख्तलिफ तरीकों से बात कर रहे होते हैं। इसी तरह दोस्तों ट्रांजेक्शनल भी होती है। ट्रांजेक्शनल कॉन्सेप्ट दोस्तों, आपको याद होगा कि ये बात की थी कि लिसनर सुन भी रहा होता है, बोल भी रहा होता है। सही है। ये पहले ऐसा था कि भाई आप कहे कि भाई नहीं, एक वक्त में इंसान जो है ना खाली बोलता है, नहीं यार मैं जब बोल रहा हूँ ना साथ साथ सुन भी रहा होता हूँ, ओबियसली एक हद तक, लेकिन सुन जरूर रहा होता हूँ। अगली बात दोस्तों मेरे पास है, इट इन्वॉल्व्स चॉइसेस। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कैसे बात करेंगे, इसमें अगर चॉइस है कि आप रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं। अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, बुरा रिस्पॉन्ड करते हैं, किन वर्ड से रिस्पॉन्ड करते हैं, दोस्तों ये चॉइस इंसान के पास अल्लाह ने दी है। पर्पसेस कितने हैं? 5 हैं। टू लर्न, टू कनेक्ट, टू इंस्पायर, टू सपोर्ट, टू प्ले एंड एंजॉय। ये नाम याद होने चाहिए। अगली बात, वेज टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आप मुस्कुरा कर, दूसरों को बात करने का मौका देकर, दूसरे का ख्याल रखकर, एक्टिव लिसनिंग के जरिए, गैप्स को ब्रिज करते हुए, ऐसी बात करते हुए जिससे गैप्स ब्रिज हों, और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको रिजॉल्व करते हुए, और साफ साफ क्लियरली अपनी बात कम्युनिकेट करते हुए, और अपनी बात में थोड़ा ह्यूमर ऐड करते हुए, और साथ साथ दूसरे की पोजीशन को समझते हुए, और आखिरी में किसी से कोई शिकवा किए बगैर अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी। 2.5 सेक्शन ये कहता है, हेडिंग ये कहती है कि ये वो एलिमेंट्स और ट्रेड्स हैं जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होने चाहिए। एक ये इक्वालिटी होनी चाहिए, दूसरा पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द ऑडियंस होना चाहिए, तीसरी बात आपने बोलना भी है और सुनना भी है, और सुनना भी है और बोलना भी है, बैलेंस होना चाहिए। रिस्पेक्ट वाली बात इसी के अंदर थी, ट्रस्टवर्दीनेस, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और गोल्डन रूल।
कॉलोनियल ये कहता है कि अपने लिए जो पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी यही पसंद करो। तो इसमें यूं बोला गया है, ट्रीट अदर्स द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हें दुनिया ट्रीट करे, तुम भी लोगों को वैसे ही ट्रीट करो। 2.6 रोल ऑफ कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरकल्चरल रिलेशनशिप। फिर हमने ये बात की थी कि इदारे ऐसे होते हैं कि जिन इदारों के अंदर लोग दूर दराज से काम करने आए हुए होते हैं, तो अगर ऐसे इदारे मौजूद हैं तो उन इदारों के अंदर दोस्तों क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर के लोग जमा होते हैं। और जब डिफरेंट कल्चर के लोग जमा होते हैं दोस्तों, तो उनकी फिर कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो डायमेंशंस ऑफ कल्चर क्या है, इसके बारे में पहली बात यह है कि सोशल एथिक्स। सोशल एथिक्स का मतलब ये है कि यूएस काम करता है मटीरियलिज्म पे, जबकि जापान की सोच ऐसी नहीं है। बल्कि जापान का हम अगर इंडिया एंड पाकिस्तान देखें तो इन जनरल सोच ये नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल a father will gonna pay for his cup of tea and his son will gonna pay for his cup of tea. This is called यूएसए सिस्टम या मटीरियलिज्म। जबकि हमारे यहाँ ये है कि आप कमाने लग जाएं, लेकिन आप किसी जगह जाएंगे तो आपके जो बड़े भाई हैं, कजन हैं, आपके वालिद साहब हैं, वो बुजुर्ग आपको कभी गलती से ही पैसे नहीं देने देंगे। इखलाक की, इज्जत की बात है, उनके भरम की बात है। वो इस तरह सोचते ही नहीं है। वो अपने बच्चों पे, अपने छोटों पे शफकत करते हैं, इस तरह सोचते हैं। तो ये जो है ये सोशल एथिक्स में आता है। दूसरी बात, रोल्स लेवल्स एंड रैंक्स। दोस्तों किसी कल्चर में किसी को रोल्स लेवल रैंक्स मिलते हैं, किसी जगह किसी को मिलते हैं। यहाँ पर एक बात ये याद रख ले कि जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा हो वैसे ही हो सकता है कि एक जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खवातीन की रिप्रेजेंटेशन दिखाई जा रही हो, लेकिन एक्चुअल में वो खवातीन की रिप्रेजेंटेशन ना हो और एक्चुअल में उनकी व्यूज ना लिए जाते हो, तो हम बोलेंगे ये सिर्फ दिखाने के लिए है। ऐसा होता है चूंकि कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खवातीन को बिठाया जाता है लेकिन उनके व्यूज को लिया नहीं जाता। तो रोल्स, लेवल्स और रैंक्स का फर्क आ गया। फिर दोस्तों डिसीजन मेकिंग नॉर्म्स होते हैं। डिसीजन मेकिंग नॉर्म्स का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई फैसले कैसे किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में फैसले के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में फैसला करना है, जो भी करना है, तो भाई जो जो फैसला करेगा वो खुद अपने फैसले का जिम्मेदार होगा। तो इसमें कोई कंसेंसस और ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग की बात ही नहीं आई। लेकिन अज्यूम करें कि जापानीज कंपनीज में, अकॉर्डिंग टू अ थ्योरी मैं एक बातें कर रहा हूँ ये सारी, तो वो जापानीज कंपनीज वाले बोलते हैं कि नहीं यार, फैसले हम कंसेंसस से लेंगे, मशवरों से लेंगे, और फिर ओनरशिप भी हम कंसेंसस में रखेंगे। यानी कि अपनी अपनी फैसले मशवरे से करेंगे और फैसलों की जो भी ओनरशिप होगी वो भी अपने साथ अपने एंड पे रखेंगे, दूसरे पे नहीं डालेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद अगली बात थी पर्सनल स्पेस। दो लोग आपस में जब खड़े होते हैं तो ये भी कल्चर टू कल्चर वेरी करता है कि वो आपस में कितने डिस्टेंस पे खड़े होते हैं और एक दूसरे को कितने डिस्टेंस से ग्रीट करते हैं। हमारे यहाँ कल्चर जिस तरह का है वो बहुत डिफरेंट है, बाहर कल्चर बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो हम गले में हाथ डाल के भी बैठ जाते हैं दोस्त के, और वही साथ करीब बैठ जाते हैं, उसका मोबाइल भी देख रहे होते हैं। ये हमारा कल्चर है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जब आप ट्रेवल करेंगे तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप किसी के साथ इस तरह बात करें, बल्कि ये ये कल्चर का पार्ट नहीं है। आप एक सर्टेन डिस्टेंस से बात करेंगे और उसी डिस्टेंस के साथ आपका रिलेशनशिप मेंटेन किया जाएगा पब्लिकली। सही हो गई बात। अगली बात दोस्तों क्या है वो समझें। बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल, कि हम हाथ मिलाते हैं मुलाकात करने के लिए, कुछ जगह ऐसे झुक के ग्रीट किया जाता है। हमारा सिर्फ सलाम करना नहीं होता, हमारा असल तो वो है कि जो हम एक दूसरे को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आगे से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अगर कोई सामने है और मुसाफा करने की सिचुएशन है तो हम हैंड शेक हैंड भी कर लेते हैं। और अगर हैंड शेक नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम सिर्फ ज़बानी सलाम करते हैं ताकि दूसरे बंदे का काम भी खराब ना हो और वो ज़बानी जवाब दे देता है और आगे बढ़ते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को डील करते हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ जब पेरेंट्स से बात की जाती है तो पेरेंट्स के साथ आई कांटेक्ट नहीं किया जाता, नजरें झुका के बात की जाती है जनरली। तो वो जनरल जिस तरह ये बात होती है दोस्तों, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे कल्चर का पार्ट, ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे अगर कोई नजरें झुका ले तो उसको चीटिंग समझा जाएगा। तो ये कल्चर टू कल्चर वैरी करेगा। फिर अगली बात दोस्तों मैनर्स एंड एटीट्यूड है, और वो ये कि कोई चीज़ें अगर एक कल्चर में एक्सेप्टेबल हैं
दूसरे में शायद एक्सेप्टेबल ना हो। और इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है कि क्या चीजें सही समझी जाती हैं और क्या चीजें गलत। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दी गई थी वो ये थी कि अरब कंट्री के अंदर दोस्त की वाइफ को अगर आप गिफ्ट देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उनके बच्चे को देंगे तो एक्सेप्टेबल होगा। इन्होंने तो ये मिसाल दी थी। जो मेरी मिसाल है वो समझिएगा। वो मिसाल ये है कि आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं कराची में और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोग आ रहे हैं। आपने बेशक बाहर लगाया वो लिखकर कि कोई एक्सचेंज और रिफंड नहीं होगा, लेकिन आप चूंकि माशरे में ऑपरेट करते हैं, आपने आगे बिजनेस चलाना है, आप उनको एक्सचेंज और रिफंड करके देंगे क्योंकि आपने काम करना है वहां पे। आपने कस्टमर बेस बनानी है। आप ये नहीं बोलेंगे भाई मैंने लिख के दे दिया, बल्कि आप तो अच्छे उसूलों पे चलेंगे। आप बोलेंगे कोई मसला नहीं है, रिफंड पॉलिसी एज पर सुनना है हमारे यहाँ, हम सुन्नत के मुताबिक रिफंड पॉलिसी रखेंगे, डोंट वरी, कोई ऐसी बात ही नहीं है, आप रिफंड करा सकते हैं। अब एक मिनट, ये मैनर्स एंड एटीट्यूड्स भी हमारे कल्चर का पार्ट है दोस्तों। अगली बात दोस्तों है लीगल स्ट्रक्चर। दोस्तों लीगल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ये है कि इसको भी समझें। हमारे यहाँ कोई लीगल काम होता है तो लीगल काम के पीछे एक सोच ये होती है कि भाई ये लीगल काम है। एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि सबको पता है कि बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, काम तो लीगल है, लेकिन हो सकता है इस लीगल काम के लिए 4 रुपए अलग से देने पड़े। ये 4 रुपए मुझे और आपको अलग से देने पड़ेंगे दोस्तों। ये किस में फॉल करेंगे? ये भी लीगल स्ट्रक्चर में फॉल करेंगे। सर कैसे, क्या मतलब? मतलब अभी लीगल काम कराने के लिए भी एक ग्रीस मनी देना पड़ता है, एक तो एक कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, अंडर द टेबल कुछ चीजें देनी पड़ती है, लीगल स्ट्रक्चर का पार्ट है। बहुत सारी दुनिया में जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इस चीज का तस्वुर तक नहीं है, तस्वुर भी नहीं है कि ये करेंगे, क्योंकि वो पता है जब एक चीज लीगली, लीगल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि अगर आप एंटाइटल्ड हैं तो आपको मिल जाएगा आसानी से, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। अगली बात दोस्तों इसके बाद आ रही है हमारे पास, प्रॉब्लम्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस रिलेटेड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। हम ये बात जानते हैं कि जब दो कल्चर या दो से ज्यादा कल्चर होंगे तो या तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा या मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम समझने को बोलते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग गलत समझने को बोलते हैं। अगली बात दोस्तों, अगली बात ये कि दोस्तों इंडिविजुअल लेवल पे कैसे होगा। कि इंडिविजुअल लेवल पे इसका नतीजा ये निकल सकता है कि अगर मेरा और आपका कम्युनिकेशन में गैप आ गया ड्यू टू कल्चर, तो हो सकता है इंटरप्शन एंड ब्रेक डाउन आ जाए, हमारी बात ही रुक जाए। या मैं मैनेजर हूं, आप मेरे सबऑर्डिनेट हैं, तो क्या होगा? कम्युनिकेशन ऑन द कंडीशन ऑफ ओनली वन पार्टी। सिर्फ मेरी कंडीशन में बात हो रही होगी और आपकी कंडीशन में बात नहीं होगी, क्योंकि आप सिर्फ मैनेजर की बात सुन रहे होंगे और आप जी 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 करके कर रहे होंगे डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, क्योंकि आपने काम करना है और मुझे काम चाहिए। अगली बात दोस्तों, फिर अगली बात ये थी कलेक्टिव लेवल पे क्या होता है। भाई कलेक्टिव लेवल पे क्या होता है, आए जरा गौर करें। कलेक्टिव लेवल पे दोस्तों एक्सपल्जन एंड सेग्रीगेशन है। एक्सपल्जन एंड सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसके अंदर एक्सपल्जन, इसको बोलेंगे दोस्तों एक पावरफुल ग्रुप है और वो लेस पावरफुल ग्रुप को अपने पास से निकाल देता है, इसको बोलते हैं एक्सपल्जन। सेग्रीगेशन इसको बोलते हैं दोस्तों निकालता नहीं है लेकिन उनको साइड पे सेग्रीगेट कर देता है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का दोस्तों कॉन्सेप्ट मतलब ये होता है कि एक छोटी सी बात, मैं अलग भी नहीं कर रहा उनको, साइड पे भी नहीं कर रहा और मैं उनको निकाल भी नहीं रहा, लेकिन मैं, ये जो दूसरे कल्चर वाले हैं, 10 इंडियन आए हैं, हम 10 यूरोपियन लोग हैं, या हम 10 पाकिस्तानी हैं। अब 10 पाकिस्तानियों के साथ 10 बर्मीज काम करने आए, 10 फलाने काम करने आए। हमने क्या करा? हम 100 लोग थे, वो 10 हैं, मैं क्या करूंगा? एसिमिलेशन ये होगा, मैं उनको तोड़ दूंगा, डिवाइड एंड रूल। मैं इतना तोड़ दूंगा, उनकी टीम को इतना अलग अलग स्प्रेड कर दूंगा कि उनका मेरे ऊपर असर ही नहीं रहेगा। यानी वो चाह कर भी अपना कल्चर यहाँ पे नहीं ला सकेंगे, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। आखिरी बात दोस्तों इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ये है कि भाई मैं अपना कल्चर भी चलाऊं, उनको बोलूं अच्छा भाई आपका कल्चर है, आपको आपका कल्चर एंजॉय करने का, उसको रिकग्नाइज करने का, उसको वैल्यू देने का पूरा मौका है। इसको इंटीग्रेशन कहते हैं। गाइडलाइंस फॉर इंटरकल्चर कम्युनिकेशन, दोस्तों ये पढ़ लीजिएगा प्लीज, ये नाम से एक तरीका जिसके जरिए आप इंटरकल्चर कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प कर सकते हैं कि लोग बेहतर करें।
उनकी अवेयरनेस और इंसाइट है। दूसरी बात कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तीसरी बात रिटन कम्युनिकेशन। चौथी बात ओरल कम्युनिकेशन। पांचवी बात फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि दो कल्चर वाले आपस में बात कर रहे हैं तो गलती के चांसेस हैं। और आखिरी बात पॉजिटिविटी, यानी कि दिल में किसी के लिए बुराई ना रखें। हो सकता है वो आपसे गलत कम्युनिकेट कर बैठे, गलत वर्ड बोलते हैं, गलत अंदाज में बात कर ले और कोई चीज आपको सूटेबल ना लगे, लेकिन याद रखें उनके और आपके कल्चर में फर्क है और हो सकता है इसी वजह से ही बात हो रही हो। अगली बात है नीड फॉर इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। दोस्तों ये बातें भी चारों पढ़ लेनी है। अगली बात देखिए भी स्टीरियोटाइपिंग का क्या रोल है कम्युनिकेशन में। स्टीरियोटाइप कहते हैं ऐसे जनरलाइज आइडियाज कि जो लोगों के बारे में परसेप्शन बन जाते हैं, जैसे बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट्स, गर्ल्स आर इमोशनल, ब्लैक पीपल आर बेस्ट एथलीट्स, चाइनीज पीपल ईट राइस। ये बातें हैं, इनका सच होना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों लोअर क्लास लोग अनएजुकेटेड होते हैं, मर्द मजबूत होते हैं औरतों से, चाइनीज और एक बहुत ही कंपेटिटिव रेस है। अगर इसको ये बोला जाए 100% ऐसा ही है तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये फिर गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगली बात, केस वेरी करते हैं। अगली बात दोस्तों है कि किन चीजों के इर्द गिर्द ये स्टीरियोटाइपिंग होती है। एज, रिलीजन, प्रोफेशन, थिंग्स, रेस। फला जबान वाले ऐसे ही होते हैं यार, ये चाइना की चीजें ऐसे ही होती हैं, ये सारे लॉयर्स ऐसे ही हैं, सारे डॉक्टर ऐसे ही हैं, सारे टीचर्स ऐसे ही हैं, ये ठीक है। और इसी तरह दोस्तों एज, इस उम्र के लोग ये करते हैं यार, ये बच्चे तो ये करते हैं, ठीक है, ये एज के ऊपर आ गया। डन हुई बात। अगली बात, स्टीरियोटाइप के अंदर चार बातें होती हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिंपलर देन रियलिटी होते हैं, दूसरों से लिए हुए होते हैं, खुद इनकी कोई बेस नहीं होती। एरनेस, गलती का चांस इनके अंदर होता है और ये चेंज को रेजिस्ट करते हैं अगर इनको डीपली चैलेंज किया जाता है। थिंकिंग प्रोसेस के अंदर दोस्तों क्या बातें हैं, आइए जी। क्रिएटिविटी थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। देखो दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। आपको याद है कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, न्यू सोचना, प्रॉब्लम्स को एज अपॉर्चुनिटी लेना, इजीली गिव अप ना करना, अपनी जजमेंट्स को ऊपर लेकर आना, अपनी बातों को खुल के सोचना, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के न्यू सॉल्यूशंस निकालना। दोस्तों इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव थिंकर कहते हैं। रोल ऑफ क्रिएटिविटी इन लाइफ को पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकल एंड अनक्रिटिकल थिंकर्स, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रिटिकल वो होते हैं जो चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जिन्हें पता होता है कि वो क्रिटिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मशवरा, मुझसे आप लेने आए मशवरा, सर मैं आपकी कंपनी से भी मुझे ऑफर है, सर मुझे एक और कंपनी से भी ऑफर है, सर मुझे बताएं मैं कहाँ काम करूँ। मैंने कहा दोस्त तुम तो इतने अच्छे हो कि मेरा दिल चाह रहा है तुम मेरे पास काम करो, मैं तो तुम्हें यही एडवाइस दूंगा। लेकिन अब देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरी एडवाइस बायस होगी। मैंने पहले ही कह दिया कि चूंकि मेरी कंपनी भी है और मेरी कंपनी को भी बंदे की जरूरत है, तो मैंने पहले ही कह दिया यार मेरी एडवाइस बायस होगी। इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकर। ओपन माइंडेडली सोचेगा, अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेगा और कोशिश करेगा क्लैरिटी मिले। अनक्रिटिकल थिंकर वो होता है जो हाँ में हाँ मिलाता है। उसकी गलती ये होती है कि वो हाँ में हाँ मिला के बस जैसा सिचुएशन बैठती है हाँ हाँ कर रहता है, फिर जब डिटेल्स में जाते हैं तो वो फंसता है। अगली बात दोस्तों, इफेक्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ओवर कम्युनिकेशन, ये रीड कीजिएगा। क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग के दोस्तों डिफरेंसेस को आपने कम से कम 2 दफा रीड करना है। यहाँ तक के बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 दोस्तों, पहली बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल ना हो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल दोस्तों किस किस तरीके से हो सकती है आइए देखना शुरू करते हैं। लेकिन की फीचर्स जो है एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको एक दफा रीड करना जरूरी है, याद रखने वाली बात है, याद रख लीजिए। अगली बात पे चलते हैं, आ जाए नेक्स्ट। फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो कौन सी चीजें हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शुमार होती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में शुमार होते हैं,
पोस्चर इसमें शुमार होता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास जेस्चर्स इसमें शुमार होते हैं, पर्सनल अपीयरेंस जो ओवरऑल इंसान की होती है वो शुमार होती है, आई कांटेक्ट शुमार होता है, मूवमेंट इंसान का हिलते रहना या एक जगह स्टिल रहना ये भी इसमें शुमार होता है। आप खामोश हैं या बोल रहे हैं, ये साइलेंस एंड साउंड, किस वक्त खामोशी है, कितना प्रोपोर्शन आप बोलते हैं, कितना प्रोपोर्शन आप खामोश हैं, दोस्तों ये भी नॉन वर्बल में आता है। वॉइस आपकी क्या है, हाउ यू से इट, किस अंदाज में आप कह रहे हैं, ये भी नॉन वर्बल में आता है। टच, कुछ लोगों का बात करने के अंदाज में ये होता है कि साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं, साथ में धक्के भी दे रहे होते हैं, हाथ भी मार रहे होते हैं, ताली भी मार रहे होते हैं, इस तरह बात कर रहे होते हैं, ये भी नॉन वर्बल में आता है। पर्सनल स्पेस, किस पर्सनल स्पेस के साथ, किस पर्सनल स्पेस के साथ आप बात करते हैं, जिस बात को अभी चैप्टर 4 में भी हमने देखा उसको भी हम लोग नॉन वर्बल में कहते हैं। यूजेस ऑफ नॉन वर्बल को सिर्फ रीड करना है। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन के न्यूमरस वेज हैं, क्यों वर्क कलीग्स आपस में ऐसे कम्युनिकेट करते हैं, ये 5 रीजंस हैं इसके। टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये खाली रीड करने हैं। रिटन कम्युनिकेशन के क्या रीजंस है दोस्तों, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑडिट ट्रेल उस तफसील को कहते हैं, उस रिकॉर्ड को कहते हैं जिसके अंदर एक एविडेंस आ जाता है कि कैसे इवेंट्स हुए हैं और क्या उसकी तफसील है। फिर 3 की एलिमेंट्स होते हैं रिटन मैसेजेस के, मैसेज होता है, राइटर होता है और रीडर होता है। ये रीडिंग का सारा एरिया है। 2.3 पे आइए, सेल्स लेटर, ऑर्डर लेटर, कंप्लेंट लेटर, एडजस्टमेंट लेटर। सेल्स लेटर कंपनी लिखती है कस्टमर को ताकि वो खरीदे, ऑर्डर लेटर जिसमें वो ऑर्डर देता है यानी कस्टमर, कंप्लेंट लेटर जिसमें वो शिकवा करता है कंपनी से, कंपनी जिसमें बोलती है जी सॉरी गलती हो गई, एडजस्टमेंट लेटर। इंक्वायरी लेटर जिसमें पूछा जाता है भाई फला चीज है, फला काम हो जाएगा। फॉलो अप लेटर, भाई आपने जवाब नहीं दिया। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, भाई ये मेरा फला फला स्टूडेंट है, बहुत काम का बच्चा है, बहुत मेहनत करता है, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस कंपनी में या ये फर्ग्यूसन में इसके लिए मैं ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखता हूँ कि भाई इसको प्रेफरेंस दी जाए और मैं पर्सनल इसकी रिकमेंडेशन देता हूँ। और इसी तरीके से लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, कि आपने लेटर भेजा और मैंने आगे से बोला जी आई हैव रिसीव योर लेटर, आई विल गेट बैक टू यू सून, ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। और कवर लेटर दोस्तों वो होता है जो किसी चीज के साथ कवरिंग के तौर पे उसके साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए जाता है, उसको कवर लेटर बोलते हैं। रेजिग्नेशन, जो इस्तीफा देते हैं उसको बोलते हैं। इसी तरीके दोस्तों सर्कुलर लेटर उसको कहते हैं कि जो एक लार्जर ऑडियंस के लिए दिया जाता है। मेमोरेंडम दोस्तों एक इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए दायरे में जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसे मेमोरेंडम कहते हैं। चैप्टर 7 में पढ़ा है, एजेंडा भी चैप्टर 7 में पढ़ा है, मिनट्स भी पढ़ेंगे, रिपोर्ट चैप्टर 8 में पढ़ी है। आगे विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन वो जगह है जहाँ पे पॉइंटर्स बनने थे, आउटलाइन चार्ट्स हो, टेबल्स हो, बार ग्राफ्स हो और पाई चार्ट्स हो, लाइन ग्राफ्स हो, एरिया ग्राफ्स हो, पिक्टोग्राम्स हो, अदर्स हो। मैंने कहा था दोस्तों इसके पॉइंटर्स बनेंगे, अगर किसी ने नहीं बनाए कम से कम 3 दफा पढ़ो इसको। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव विजुअल एड्स, दोस्तों एमसीक्यू की जगह है, रीड करके रखना है एक दफा। अगली बात प्रैक्टिकल यूजेस, ये तो खैर वर्ड्स हैं, ये तो वैसे ही याद रहते हैं, मुश्किल नहीं है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जहां कहीं भी बुक के अंदर है वो इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। अगली बात दोस्तों आ जाइए वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें ओरल कम्युनिकेशन की बात है। फीचर्स क्या है, आप फीचर्स क्या है, सबसे आसान चीज क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन हमारी सबसे ज्यादा होती है तो उसके फीचर्स को याद करने की जरूरत नहीं, एक दफा पढ़ लिया काफी है। एडवांटेजेस एक दफा देखने हैं, डिसएडवांटेजेस एक दफा देखने हैं। दोनों का डिफरेंस क्या है, रिटन को प्लान तरीके से बात होती है, डिटेल बात होती है, फॉर्मल बात होती है। ओरल के अंदर फॉर्मल बात नहीं होती, प्लान डिटेल बात नहीं होती। याद रखें प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ओरल में आता है, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स रिटन में नहीं आता। और प्रूफ और ऑथेंटिकेशन के लिए दोस्तों रिटन कम्युनिकेशन यूज होती है, ओरल कम्युनिकेशन का एतबार नहीं किया जाता। इसी तरीके से ओरल कम्युनिकेशन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, ओरल कम्युनिकेशन में क्विक ट्रांसफर होती है इन्फॉर्मेशन, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर इंगेज साइकोलॉजिकली भी आपसे इंगेज होती है और ऑडियंस और ओरल कम्युनिकेशन के अंदर स्पॉन्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यानी लगे हाथों बात हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इन सबका ऑपोजिट है। फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी होती है, इसमें इंटरव्यूज है। इंटरव्यूज की 4 वजह हो सकती हैं, 4 वजह इंटरव्यू की एमसीक्यू की जगह नोट कर लीजिए, इसको खास तौर पे 3 दफा पढ़ लीजिएगा कम से कम। ग्रेपवाइन आप लोग जानते हैं, तफसीलन बात हो चुकी है। नेगोशिएशंस किसे कहते हैं, मैंने कहा था 2 पार्टीज आपस में नेगोशिएट करें, बात करें किसी एक डिजायर्ड आउटकम पे पहुंचने के लिए, इसको नेगोशिएशन कहते हैं। फिर मैंने आपसे ये भी बात की थी दोस्तों कि नेगोशिएशन के जो स्टेजेस हैं इनके नाम याद रखने हैं खाली, ये चैप्टर नंबर 10 बीएमबीएस का टॉपिक है। फिर मीटिंग के अंदर बात की थी कि मीटिंग क्या होती है दोस्तों, जब 2 और 2 से ज्यादा लोग किसी पर्पसफुल डिस्कशन के लिए बैठते हैं उसको मीटिंग कहते हैं। 3 तरह की मीटिंग्स का जिक्र है, इंफॉर्मेशनल, सजेस्टेड सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग। एक दफा रीड करना है खाली। स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन लेक्चर्स, मैंने कहा था ये भी एक दफा रीड करना है खाली, इसमें टाइम नहीं लगाना। ये जो फॉलोइंग स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स के बारे में भी कहा था कि दोस्तों इसको रटना नहीं है, इनको भी खाली एक दफा पढ़ना है। अभी पढ़ लीजिएगा। 4.5 टेलीफोन कन्वर्सेशंस, इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स, ठीक।
क्योंकि ये इतने ऑब्वियस हैं, इन पे टाइम लगाना मुनासिब नहीं है। लिसनिंग इन बिजनेस, लिसनिंग का मतलब क्या है दोस्तों? किसी भी चीज को तवज्जो से सुनना, ठीक है, अटेंशन के साथ। हेयरिंग क्या है? कान में आवाज पड़ गई, उसको भी सुन लिया। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए ना आपके सामने, ये जो आवाज आ रही है दोस्तों, ये हेयरिंग है। और लिसनिंग वो जो आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। अगली बात दोस्तों, नेक्स्ट, अब प्रोपोर्शन ऑफ कम्युनिकेशन, क्या ये कितना सच है झूठ है, लेकिन एडलर, रोजनफील्ड और प्रॉक्टर की ये वाली बात भी एमसीक्यू में उठ के आती है, नोट कर लें। अगली बात दोस्तों, ये लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ लिसनर तीन तरह के होते हैं, जिन्हें नतीजा सुनने की फिक्र होती है, या उन्हें खबर लेने की बस फिक्र होती है, तफसील की। और एक वो होते हैं, अच्छा आपका बुरा हुआ, अरे यार, वो आप वो उनको वो ह्यूमैनिटी फोकस्ड लोग होते हैं। पूरी सिचुएशन सुना है, वो पूछते रहते हैं उसका क्या हुआ, उसको क्या लगा, यार आपको तो बहुत तकलीफ हुई होगी। ये इस तरह के जो लोग होते हैं पीपल फोकस्ड होते हैं। इन्फॉर्मेशन वाले जो पूछते हैं ना, वो तफसील पूछते हैं, अच्छा वहां पे और क्या था, क्या डिटेल्स थी, कितने का लॉस हुआ, इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड। और रिजल्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं, जो सिर्फ इतना बोल रहे होते हैं कि भाई हाँ हुआ क्या, डील बनी, एंड बताओ डील बनी। तो ये सारी बात को उठा के कचरा कर देते हैं, खाली इतना बोलते हैं सब हुआ होगा लेकिन मुझे बताओ डील बनी या नहीं बनी। इसको रिजल्ट ओरिएंटेड कहते हैं। वाई डू वी लिसन? अगली बात, हम लेसन क्यों करते हैं? इसमें दो बातें दोस्तों याद रखिएगा, इसमें ये भी छुपे हुए एमसीक्यूज है, आपको दिखाता हूँ, आए देखें। एक लिखा हुआ है, मैक्रो लेवल पे लोग क्यों बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे लोग क्यों बात करते हैं। इन दोनों बातों को नोट कर लें, ये छुपे हुए एमसीक्यूज थे। सही है, माइक्रो लेवल पर छुपा हुआ है, माइक्रो वाला इतना लंबी लिस्ट दी हुई है। अगली बात, इफेक्टिव लिसनिंग के फायदे। बिजनेस को भी फायदे होते हैं, इसको एम्प्लॉयर कहते हैं, और इंडिविजुअल को भी फायदे होते हैं, इंडिविजुअल कहते हैं। मस्ट है इस वक्त रीड करना है इनको। इसके बाद दोस्तों अगली बात देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है? एक तो लिसनिंग था, एक एक्टिव लिसनिंग है। अपने आप को दुनिया से हट कट के एक जगह तवज्जो से किसी बात को सुनना, उसको एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इस वक्त आप जो कर रहे हैं ये एक्टिव लिसनिंग है, क्योंकि वो पता है कि ये आखिरी आखिरी वक्त का लेक्चर है, इस तरह से इंशाल्लाह हम आखिरी दफा सुन रहे हैं बातें। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा पेपर पास हो जाएगा, हम एएफसी में नहीं होंगे, हम इंशाल्लाह कैफ में होंगे, तो हम ये बातें कभी नहीं सुनेंगे, ये चैप्टर कभी नहीं सुनेंगे। तो एक्टिव लिसनिंग दोस्तों ऐसे कैसे कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग कहते हैं तवज्जो से बात सुनना। कैसे होती है? आप पहले तैयार हो जाएं सुनने के लिए, फिर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें दूर करें और अटेंशन दें, और फिर इसके बाद दूसरों को मौका दें कि वो शुरू में पहले बात करें, और फिर उसके बाद दोस्तों सब्र करें। सब्र करें, कुछ लोग अपने पॉइंट्स बोलने की इतनी जल्दी होती है, वो दूसरे के पॉइंट को सुनने के लिए रेडी नहीं होते। बी पेशेंट। फिर उसके बाद दोस्तों लिसन टू दी टोन ऑफ वॉइस, कि वो बात किस अंदाज में की जा रही है। एक बात ये हो रही है कि एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर प्लीज सर मुझे ऑफ दे दे सर, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगा सर, प्लीज मुझे अलाउ कर दे, मुझे अलाउ कर दे। और मैं कहूँ हाँ यार जाओ भाई, जाओ यार जाओ। तो मुझे बताओ इसमें जाना बोल रहा हूँ या नहीं जाने का बोल रहा हूँ? अब बोलेंगे सर ये आप खुश नहीं है। तो टोन ऑफ वॉइस भी देखो ना, मेरे अल्फाज नहीं देखो, मेरी वॉइस की टोन भी देखो। फिर अगली बात दोस्तों लिखी हुई है, वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो जो भी है, जो भी अल्फाज मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ मेरे फेशियल एक्सप्रेशन है, आई कॉन्टेक्ट है, टोन एंड पिच ऑफ द वॉइस है, जेस्चर्स हैं, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन कम्युनिकेटर्स है, पोस्चर है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, इन सब चीजों को देखा जाएगा। अच्छा, अब याद रखें, नॉन वर्बल टेक्निक्स कैन बी यूज टू कन्वे मैसेज सच एज, बहुत इंपॉर्टेंट जगह दोस्तों ये। अब आए, इमोशनल स्टेट क्या है, किस इमोशनल स्टेट में बात कर रहे हैं? फीडबैक, रेगुलेशन ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लो, defining and reinforcing the relationship between people, and reinforcing or modifying what has been said in words. अगली बात, अब इसमें मजीद बात क्या है? मजीद बात ये है कि आप खाली अल्फाज को नहीं पकड़े। जैसे बेटा देखो आज सैटरडे है, हम आज सुबह से पढ़ रहे हैं, अब आप ये नहीं पकड़ रहे सर संडे है, सर संडे। भाई मेरी थीम को समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आज का दिन यूटिलाइज करना है। अगली बात, एडॉप्ट द कीवर्ड अप्रोच। कीवर्ड अप्रोच का मतलब ये है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे इतने नहीं पहले हमारी मीटिंग है, हम एक जगह मिले हैं, बिजनेस की मीटिंग है, तो मैं चाहता हूँ मेरा आपसे रिलेशनशिप डेवलप हो, आप एक बड़ी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं आपसे ताल्लुक डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे बात करते हुए आपके वर्ड्स को कीवर्ड्स बनाऊंगा और वो वर्ड्स रिपीट करूंगा, उन्हीं वर्ड्स में आपसे बात करूंगा, उन वर्ड्स को यूज करते हुए। अवॉइड पर्सनल प्रेजुडिस। अब पर्सनल प्रेजुडिस का मतलब है अपनी पर्सनल बायसनेस को साइड पे रख के सुने। एम्पैथाइज विद स्पीकर, अगर स्पीकर कोई बात कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रही, तो कोशिश करें उनके शूज में जाएं, सोचें कि उनके शूज में, उनकी पोजीशन में क्या मसाइल हो सकते हैं। अगली बात, पुट द स्पीकर एट ईज। स्पीकर को ना बात सुनते हुए जी सर, ओके सर, जैसे आप चैट बॉक्स पे करते हैं और अभी करना भी चाहिए, ओके सर, जी सर, जी सर, ओके सर, समझ में आ गया, जी सर, जी सर, जी सर, समझ में आ रहा है, जी जी, जी सर। ये आप सामने होते हैं तो सर हिला रहे होते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पुट द स्पीकर एट ईज। स्पीकर एट ईज का मतलब ये होता है स्पीकर को ठंड दे दें, उसको रिलैक्स कर दें, रिलैक्स कर दें, ताकि उसको ये तसल्ली हो कि आप उसकी बात समझ रहे हैं।
एंड उसको ये बता दें कि हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आप कॉल पे बात कर रहे हो, बहुत देर हो जाए, सामने वाला बंदा वो हाँ नहीं करे ना, आप बोलते हैं हाँ भाई सुन रहे हो ना, वो बोलते हैं हाँ, अब बोलते हैं भाई कुछ तो बोलो, इतनी लंबी कहानी सुना रहा हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग, तुम बोल ही नहीं रहे। तो ये वाली बात। अगली बात दोस्तों, गिव योर सेल्फ फीडबैक ऑन योर ओन लिसनिंग परफॉर्मेंस। अपने अपने आप को फीडबैक दें, चेक करें, अपने आप को फीडबैक दें, चेक करें कि आपकी लिसनिंग परफॉर्मेंस खुद क्या बता रही है। स्टॉप टॉकिंग, क्योंकि आप बात करेंगे तो भाई दोस्तों फिर आप कैसे सुनेंगे। रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, और जवाब देते हुए देखें जो बेस्ट तरीका है उस तरह जवाब दें। एम्पैथिक लिसनिंग दोस्तों किसे कहते हैं? एम्पैथिक लिसनिंग दोस्तों इसे कहते हैं कि याद रखें कि जब आपके सुनने के पीछे नियत ये हो कि मैं दूसरे पार्टी को समझूंगा। जैसे साइकोलॉजिस्ट है, एक काउंसलर है, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये अपने स्टूडेंट को सुनते हैं तो सिर्फ एक्टिव लिसनिंग नहीं होती भाई, ये एम्पैथिक लिसनिंग होती है। उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस हाल में है, किन हालात में वो बात कर रहा है। इतनी बात के बाद दोस्तों याद रखें इसके अंदर टेक्निक्स क्या होती है। फोकस करें, डोंट जज, रीड द स्पीकर, बी क्वाइट एंड अश्योर। अगली बात दोस्तों क्या है, आए गौर करें। अगली बात दोस्तों, लिसनिंग क्रिएटिवली इन बिजनेस। 7.1 को सिर्फ रीड करना है, 7.2 को भी रीड करना है, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। और ये जगह ये जगह पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं? पैराफ्रेजिंग किसे कहते हैं कि मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ, आपने कहा अच्छा सर आप ये कह रहे हैं ना, मतलब समझो, मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं ये सही समझ रहा हूँ ना, या आप मेरी बात के आगे मजीद सवाल करके अच्छा सर आप वो कोरोला की बात कर रहे हैं, आप होंडा की बात कर रहे हैं, सर आप टोयोटा की बात कर रहे हैं, ये इस तरह अपनी बातों को इस तरह क्लियर किया जाता है। ये वर्बल क्यूज कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों बैरियर्स टू इफेक्टिव फीडबैक। बैरियर्स टू इफेक्टिव फीडबैक बैरियर्स टू इफेक्टिव फीडबैक के अंदर दोस्तों कितनी बातें, जैसे कि कम्युनिकेशन जो है ना, वो या तो कंफर्मेशन समझी जाएगी कि आप यस बोल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, तारीफ, कन्फ्रंटेशन, मुकाबला, क्रिटिसिज्म, बुराई करना। ये बस खाली नाम याद रखने की तफसील नहीं है इसमें। इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन का एक दफा रीड करना है और कुछ नहीं, इलस्ट्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों आ रही है हेडिंग नंबर 8, सेक्शन नंबर 8, बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास वक्त कम है, ये एक बैरियर है। आपका माइंड क्लियर नहीं है, मसरूफ दिमाग में बातें भरी हुई है, ये रिक्वायर्स अ क्लियर माइंड, ये एक मसला है। इमोशनल स्टेट, आप किसी इमोशंस के साथ बात सुन रहे हैं, अभी इमोशनली बहुत पॉजिटिव है, बहुत नेगेटिव है, इसको इमोशनल स्टेट बोलेंगे। प्रेजुडिस एंड बायस का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि आप जिससे बात सुन रहे हैं उसके बारे में, या उसके कल्चर के बारे में, या आपका किसी चीजों के बारे में ऑलरेडी सहन पहले से बना हुआ हो, या किसी चीज के बारे में बायस हो। अब आपको जब बात की जा रही है तो आपको हजम ही नहीं हो रही, बिकॉज आपके अंदर बायसनेस है। अगली बात दोस्तों लैंग्वेज एंड सिमेंटिक्स है, वो वर्ड्स और वो अंदाज यूज किया गया कि जिस जो आप नहीं समझते और जो बातें आपको समझ में नहीं आती तो कैसे आप पिक करेंगे। अगली बात है नॉइस। नॉइस का कॉन्सेप्ट दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं बिल्कुल। लैक ऑफ एंगेजमेंट एंड बोर्डम। लैक ऑफ एंगेजमेंट एंड बोर्डम का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी बात के अंदर अगर एंगेजमेंट नहीं है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि लोग तवज्जो से सुने, कोई भी नहीं है ना, अंदाज ऐसा है ना कोई ऐसी बात है, तो कोशिश को हो सकता है कि आपकी बातों की इफेक्टिव लिसनिंग ना हो। रिड्यूस अटेंशन स्पैन। जिन लोगों के अंदर ये आदत होती है, लोगों का मसला ये होता है कि वो थोड़ी देर तवज्जो से बात सुनते हैं, उसके बाद वो फिर वो सुनते हैं जो उनको सुनना होता है, क्योंकि वो सुन हो जाते हैं। लोग सुन हो जाते हैं और वो सुनना वो चाहते हैं जो उनको सुनना होता है, इसलिए जो आप सुना रहे होते हैं उसको वो सुनते नहीं है क्योंकि वो सुन होता है। तो अटेंशन स्पैन उनका कम होता है। जिनका अटेंशन स्पैन कम होता है, ये भी एक मसला है, उनको बार बार जो है ना, कभी चाहिए, कभी अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं, अपने आप को अलर्ट करना पड़ता है कि हाँ यार मैं सुन भी रहा हूँ कि नहीं। कुछ लोग होते हैं क्लास में बात सुन रहे होते हैं, कुछ देर सुनते हैं उसके बाद सो जाते हैं, कुछ देर सुनते हैं उसके बाद उनको नींद आती है, कुछ देर सुनते हैं उसके बाद वो कहीं और निकल जाते हैं। ये रिड्यूस अटेंशन स्पैन की निशानी होती है। नेगेटिव रिएक्शन और ये वेरिंग पर्सपेक्टिव क्या है देखें। वेरिंग पर्सपेक्टिव क्या है? जब कहते हैं ओशन इज ब्लू, ओशन को आप जब ब्लू बोलते हैं, समंदर को आप ब्लू बोलते हैं, तो इस ब्लू से मुख्तलिफ मुराद होता है। कोई कोई कहता है ये ब्लू अलग है, कोई बोलता है ये वो सेम ब्लू नहीं है, बल्कि ये कोई बोलता है ये ब्लू ही नहीं है, कोई बोलता है जी ये अदर कलर है, ब्लू, ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, एमरल्ड, और कोई कहता है कि भाई ये एक ब्लू का अलग शेड है। नेगेटिव लिसनिंग किसे कहते हैं? कि भाई रिजेक्शन, डिनायल, इग्नोरिंग, डिफेंसिवनेस, यस बट, एंगर, विथड्रॉल, पैसिविटी, एग्रेशन एंड फेक एग्रीमेंट वाली बात। अगली बात दोस्तों, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स का डिफरेंस, बच्चों वाली बात, इसको पढ़ लीजिएगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चैप्टर नंबर 10 बीएमबी इसका टॉपिक है। मैंने आपको ये बात बताई थी वंस अगेन कि इसको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की हद तक इस तरह के इस हद तक आपने देखना है कि ये आपने चैप्टर नंबर 2 में मेरे साथ स्लाइड्स में भी देखा है कि क्या कॉन्सेप्ट है। तफसीलात के लिए इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वो चैप्टर जाके अगर सुनना चाहें
तो यूट्यूब पे वीडियो रखी हुई है, आप जाके चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लिंक नहीं है तो लिंक भी ले सकते हैं, ताकि आपके रिवीजन में कोई चीज़ की कसर ना रहे, आपके मेरिट में एक मार्क्स की भी कमी रहे इंशाल्लाह। कॉन्फ्लिक्ट का दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के व्यूज के साथ इख्तलाफ कर जाए, लेकिन इसमें एक जो बुनियादी बात है वो ये है कि दोस्तों, इसमें ये कि मैं आपको अपना दुश्मन समझूं, मेरी परसेप्शन ही आपके बारे में हो कि आप मेरे दुश्मन है। फिर व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट तीन है। ट्रेडिशनल व्यू दोस्तों ये कहता है कि भाई लड़ाई अच्छी चीज नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज नहीं है। दूसरा है दोस्तों ह्यूमन रिलेशन व्यू, ये कहता है भाई क्या हुआ, इंसान है ना तो पड्डे तो होंगे, डिफरेंस तो आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, ये दूसरी बात है। दोस्तों तीसरी बात है इंटरेक्शन व्यू। इंटरेक्शन व्यू दोस्तों ये कहता है कि भाई देखो, याद रखो कि भाई के कॉन्फ्लिक्ट जो है ना बहुत काम की चीज है, डिफरेंस आएगा तो फिर आइडिया आएंगे, डिफरेंस आएगा तो आइडिया आएंगे, इनोवेशन आएगी, चैलेंज आएगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये है इंटरेक्शनिस्ट व्यू। अगली बात है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। जिस लड़ाई के बाद खैर हो जाए, जिस लड़ाई के बाद ये बोले लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह अगर साफ करो और बाकी अल्लाह अगर साफ हो जाए बरकत आ जाए, इसको बोलते हैं फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। और जिसके बाद लड़ाई के बाद मूड ऑफ हो जाए, मुंह पे 12 बज जाए, रिश्ते खराब हो जाए, उसको डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ये 5 टेक्निक्स थी। अवॉइडेंस, पड्डे से भाग जाना, कॉम्पिटिशन, कोई एक जीतेगा देखता हूं मैं, अकोमोडेशन, दूसरे को जगह देना, कॉम्प्रोमाइज, थोड़ी जगह देना, थोड़ी सी उसे जगह देना, कॉम्प्रोमाइज, कोलैबोरेशन, मिलके चलना। फॉर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग दोस्तों ये खाली रीड करने के लिए, इसको रीड कर लीजिएगा आगे। प्रिंसिपल्स ऑफ रिपेयरिंग एंड डिलीवरिंग इफेक्टिव स्पीच दोस्तों ये भी रीड करना है बिल्कुल। चैप्टर नंबर 5 का इख्तिताम होता है। अगली बात अब होगी चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 दो बातों का नाम है। पहली बात प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग, इसके अंदर 4 बातें हैं। कीप इट सिंपल, स्टूपिड, बी ओरिजिनल, अडॉप्ट द राइट टोन, प्रेजेंटेशन एंड प्रूफिंग। प्रेजेंटेशन एंड प्रूफिंग को सिर्फ रीड करना है, बाकी 3 बातों में तफसील है, वो सुन लेते हैं। कीप इट सिंपल स्टूपिड, इसके अंदर 7 बातें हैं। ये कहते हैं अपनी बात को छोटा रखो, लंबा ना करो। 7 टेक्निक्स यूज करेंगे। 7 टेक्निक्स क्या है? यूज एक्टिव सेंटेंस रादर देन पैसिव, बी डेफिनेट, बिल्कुल डेफिनेट बात करो, कंसाइजली छोटी बात करो, शॉर्ट पैरा रखो, शॉर्ट सेंटेंस रखो, अननेसेसरी वर्ड्स को दूर करो और शॉर्ट वर्ड्स यूज करो। एक्टिव 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 यूज एक्टिव रादर देन पैसिव, इसके अंदर ये एमसीक्यू की जगह है, इसको नोट कर लें। अगर ये याद है तो एमसीक्यू पहचानना आसान होगा। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इनको भी देखना है दोस्तों। बी डेफिनेट के अंदर क्या है? वेरी एक्साइटिंग की जगह थ्रिलिंग, वेरी एक्यूरेट की जगह प्रिसाइज और वेरी गुड की जगह एक्सीलेंट। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर जो ये फ्रेजेस दिए हुए हैं, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अवॉइड करना है, ये याद रखनी है। फिर डोंट यूज और डू यूज वाली ये वाली एग्जांपल्स दोस्तों ये भी याद रखनी है। ये सारी एग्जांपल्स चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। राइट कंसाइजली इंपॉर्टेंट है। मेमोज कितने होने चाहिए, रिपोर्ट कितनी लंबी होनी चाहिए, यूज शॉर्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ के अंदर पहला सेंटेंस मेन पॉइंट बताएगा, फिर आगे उसका आइडिया पूरा एक्सप्लेन होगा, ट्रांजिशनरी वर्ड्स यूज होंगे, ये याद होना चाहिए, वरना चैप्टर्स इसको रिवाइज कर लेंगे आप। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, कॉन्सेप्ट क्या है? 20 वर्ड्स मैक्सिमम पर सेंटेंस है और 1 पॉइंट पर सेंटेंस आएगा। यूज शॉर्ट सेंटेंस की मिसाल कंसिडर करना है। अगली बात लिखा हुआ लीव आउट अननेसेसरी वर्ड्स। लीव आउट अननेसेसरी वर्ड्स दोस्तों याद रखना है। यूज शॉर्ट वर्ड्स, इनके कहने के मुताबिक ये यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे, ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे और दोस्तों ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे और ये वाले वर्ड यूज नहीं करेंगे। जैसा ये बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा था प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है ऐसा हो। 1.2 कीबोर्ड सिंबल स्टूपिड के बाद है 1.2। 1.2 का नाम है बिओरिजिनल। बिओरिजिनल का मतलब है क्लेशे। क्लेशे अवॉइड करें। क्लेशे कहते हैं ऐसी बातें, ऐसे वर्ड्स, ऐसी चीजें जो यूज हो के उनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई हो। ऐसे मुश्किल मुश्किल वर्ड या ऐसे रूटीन घिसे पेटे जुमले, जैसे हम कहते हैं ना समटाइम्स, ऐसा होता तो नहीं है लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि आप कहते हैं जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मिलके, आप आइएगा, दिल में कह रहे होते हैं कभी गलती से भी नहीं आना, अल्लाह ना करे तुम हमारे घर आओ। तो ये जो होता है ना दोस्तों, ये क्लेशे होता है। इसी तरह बॉस को कह रहे होते हैं सर थैंक यू सो मच, सर सर थैंक यू सो मच सर, मच अप्रिशिएटेड, और दिल में बॉस के बारे में नीयत अच्छी नहीं है, या बॉस जूनियर को बोल रहा है उसकी नीयत अच्छी नहीं है, बल्कि ये है कि फॉर्मेलिटी में बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्लेशे।
अगली बात दोस्तों, ये क्लेशे की लिस्ट है दोस्तों, ये याद करनी है, ये एग्जांपल्स याद करनी होंगी, यानी कि याद करने वाली चीजें। जार्गन कहते हैं वो टेक्निकल वर्ड जो किसी एक फील्ड के होते हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। जार्गन के बाद दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट आएगा दोस्तों अडॉप्ट द राइट टोन। इसमें ये कि कोलोकियल लैंग्वेज यूज नहीं करनी, यानी अनबिजनेस लाइक अंदाज में बात नहीं करना। कोलोकियलिज्म वो वर्ड्स जो जिनकी जरूरत नहीं है यूज करने की, आपने उनको क्यों यूज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड्स जो हमारे यहाँ है, ये सही, ये वर्ड्स हमारे यूज ही नहीं होते क्योंकि ये अंग्रेजी के वर्ड्स हैं, और ये अंग्रेजी में किस वक्तों के क्या है इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा इस वक्त। बस ये बोलूंगा ये हमारी बुक में कोलोकियल है, तो कोलोकियल्स यूज नहीं किए जाएंगे। ऑलवेज एंड पॉजिटिवली। इसके बाद दोस्तों हमारे पास यूज पर्सनल प्रोनाउंस। इट हैज बीन डिसाइडेड नहीं बोलेंगे, ये फैसला हुआ है, बोले हमने तय किया है। फर्म रिकमेंड नहीं करती, मैं रिकमेंड करता हूँ। आई, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पढ़ लो, सही है। अवॉइड सजेस्टेड क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर। क्या मतलब दोस्तों, ऐसी बात ना करो, यार देखो उजैफा तुम कूलर नहीं लाए ना, मेरा गला खराब हो गया, खुश्क हो गया गला मेरा, तुम कूलर लेकर आते ना पानी का, मेरा गला सेट रहता। तो फिर उजैफा में नाम लेके बोल दिया ना, नाम लेके। और अगर मैं यूं बोलूं कि देखो यार आज कूलर ही नहीं आया ना, मेरा हलक खुश्क हो गया, देखो गला खराब हो रहा है, तो अब मैंने इसका नाम नहीं लिया, लेकिन सजेस्टेड क्रिटिसिज्म यही है कि जो कूलर लाने वाला बंदा था वो गायब है। ठीक है, सही है। तफसील के लिए आपको चैप्टर 1 2 3 याद करना पड़ेगा, आपको याद आ जाएगा कूलर की कहानी क्या है। अगली बात, अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों आ जाए भाई मैदान में। अच्छा जी, नेगेटिव वर्ड्स एंड फ्रेजेस को अवॉइड करना है, ऐसी बातें नहीं करनी जिससे नेगेटिविटी शो हो, बल्कि पॉजिटिव बात करनी है। उसके बाद प्रेजेंटेशन प्रूफिंग इनको रीड करने का बोला था, इसका सेक्शन नंबर 2 के अंदर खाली एक ही बात पढ़ने वाली है, बताया था पर्सुएसिव बिजनेस मैसेजेस, सिंसियरिटी एंड टैक्ट एक दफा रीड करना है, लेकिन स्टेप्स को पढ़ लेना है। मैंने बताया था 5 स्टेप्स। इसके बाद अवॉइडिंग द एब्स्ट्रैक्ट। अजमल इज अ ग्रेट मैनेजर। भाई क्यों अच्छा है अजमल? बिकॉज ही ब्रीफ्स हिज स्टाफ वेल। ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने एग्जांपल दी थी, एंट्रेंस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रिटेल आउटलेट, और ये मिसाल दोस्तों क्या थी याद होंगी आपको कि ये वेग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये वेग वर्ड्स हैं। अगली बात दोस्तों, यूजिंग द यू अप्रोच। यू अप्रोच दोस्तों ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, यहाँ पे खाली रीड करना है, इसके स्टेप्स को जहन में रखना है कि यहाँ पे इसके स्टेप्स दिए हुए और यहाँ पे इसके स्टेप्स 6 हैं साउंड जेन्युइन तक। यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 6 खत्म हुआ। अब चैप्टर नंबर 7 है, 8 है और 9 है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 के अंदर 4 बातें हैं। लेटर्स एंड सर्कुलर्स है, लेटर्स के बाद मेमोज है, मेमोज के बाद एजेंडाज है, एजेंडाज के बाद मिनट्स है। लेटर्स एंड सर्कुलर के अंदर सबसे पहले जी बिजनेस लेटर के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं। मैंने को बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा अभी तक तो याद रख लें। इनको मेरे कहने पे, मेरे हुक्म पे, मेरी एडवाइस पे, मेरी दरखास्त पे, मेरी रिक्वेस्ट पे कम से कम 3 दफा इसको पढ़ लें। 10 बातें हैं। क्या 10 बातें हैं, आए जरा देखें। पहली बात दोस्तों, लेटर हेड स्टेशनरी है, यानी वो जो कंपनी का नाम लिखा, लेटर रेफरेंस जो एक आपका रेफरेंस और एक दूसरा जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका रेफरेंस होता है। तीसरी बात मेरे दोस्तों, रिसीवर का नेम एंड एड्रेस होता है जिसको आप लिख रहे होते हैं। चौथी बात दोस्तों, हमारे पास डेट आती है। पांचवी बात सैल्यूटेशन, जो आप सलाम दुआ करते हैं। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट हेडिंग, जिस बारे में लेटर होता है। उसके बाद दोस्तों बॉडी, यानी कि वो टेक्स्ट जो असल मकसद हुआ करता है। और दोस्तों आठवीं बात साइन ऑफ। साइन ऑफ डिपेंड करेगा आपने इब्तिदा कैसे की थी। जैसे सलाम दुआ होती है वैसे ही आप फी अमान अल्लाह करके फिर आखिरी में सलाम करते हैं। तो इब्तिदाई सलाम और इख्तितामी सलाम, आना और जाना, ये आपस में कोरिलेट करता है। सिग्नेटरीज नेम, जो लेटर लिख रहा है उसकी सिग्नेटरी नेम क्या है। और आखिरी बात दोस्तों, एनक्लोजर रेफरेंस के इस लेटर के अंदर क्या चीज एनक्लोज्ड है। अगली बात दोस्तों, प्लानिंग योर लेटर। प्लानिंग योर लेटर के अंदर बात सुन लें, इसको रीड करना है 1.2 को, लेकिन एक दफा पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर आना है पर्सुएसिव लेटर, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होगी, लेकिन कहाँ, यहाँ पर कहाँ दोस्तों, जरा रेडी हो जाए।
एक दफा रीड करने के बाद जब आप 1.4 पे आ जाएंगे, लेटर ऑफ इंक्वायरी, क्या लेटर ऑफ इंक्वायरी? वो जिसमें मालूमात ली जाए, ये आइटम रखे हुए हैं, ये यूनिट्स रखे हुए हैं, कि आपके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पहुंच जाएंगी इस डेट पे। फॉलो अप लेटर, आपका जवाब नहीं आया, आपको फॉलो अप कर रहे हैं हम, ये फॉर्मल फॉलो अप है, पूछने जा रहे हैं, पेमेंट नहीं आई, अभी तक लेटर नहीं आया, जवाब नहीं आया, स्टेटमेंट नहीं आई, वगैरह वगैरह। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है फॉलो अप लेटर के बाद सर्कुलर। सर्कुलर हमने बात की थी, जो लार्जर ऑडियंस के लिए चीज एड्रेस की जाती है उसको सर्कुलर्स कहते हैं। यानी एक एक सिचुएशन, या ईद उल फितर की छुट्टी, या ईद उल अजहा की छुट्टी, या कोई और मुहर्रम की छुट्टी, या कोई और छुट्टियां, और वो उसका सर्कुलर बना के लगा दिया जाता है, या ऐसी एक न्यूज आगे दी जाती है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर्स। सर्कुलर्स के बाद दोस्तों नेक्स्ट चीज है कवरिंग लेटर्स। कवरिंग लेटर जो किसी चीज को इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे कि आप अपनी सीवी देते हैं उसके साथ भी कवरिंग लेटर देते हैं। इसी तरीके से आप कोई माल बाहर से ऑनलाइन मंगवाते हैं तो वो कंपनी उसके साथ एक लेटर भी भेज रही है और वो इंट्रोड्यूस कर रही है कि इन दिस पार्सल यू विल रिसीव दिस एंड अ कॉम्प्लीमेंट्री फला फला चीज, वो अपने कवरिंग लेटर के थ्रू इंट्रोड्यूस करा रही है। अगली बात दोस्तों हमारे पास आ रहा है सीवी। सीवी में दो नस्लें थी। एक नस्ल सीवी की दोस्तों वो थी, ये इफेक्टिव सीवीज वगैरह पढ़ना जरूर है, हाँ, ये छोड़ना नहीं है मेरे दोस्त, बेस्ट प्रैक्टिस टिप्स वगैरह भी पढ़नी है। लेकिन जो जगह है सवाल की वो ये है, क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शन सीवी। क्रोनोलॉजिकल सीवी वो होती है जिस बंदे के करियर में गम, परेशानी, मुश्किलात, मसाइब आलाम बहुत कम आते हैं और वो सुकून की, बिल्कुल अमन की, चैन की जिंदगी गुजार रहा होता है। उसकी जिंदगी आहिस्ता 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 कैरियर ऊपर चल रहा होता है। तो अगर जिसका कैरियर प्रोग्रेशन है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी सीवी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बनेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी जिंदगी में हालात, मसाइब, परेशानियां, आजमाइशें भरी हुई हैं, कभी फना जगह होता है, कभी फना जगह किया है, स्कूल की लाइफ के बीच में भी जॉब की, फिर इंटर देर से किया, इंटर कर लिया, इंटर के बाद डिग्री देर से ली, स्कूल 4 कोर्सेज कर लिए, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, ऐसा बंदा सीवी क्रोनोलॉजिकल नहीं बनाएगा, फंक्शनल बनाएगा। अगली बात दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है मेमोज। मेमोज का कॉन्सेप्ट सुन लें। बिजनेस के अंदर इंटरनली कम्युनिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज होता है उसको मेमोज कहते हैं। चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर के अंदर तफसीली बात हुई थी। याहू के अंदर की एग्जांपल थी, एक मेमो लिखा था, पीनट बटर मैनिफेस्टो के नाम से कुछ पढ़ाया था। पीनट बटर वाली बात होगी, याद आ जाएगा। अगली बात दोस्तों, अगर याद नहीं है तो एमसीक्यूज, सॉरी, वीडियोस देख सकते हैं एमसीक्यूज से पहले। मेमोज, मेमोज के अंदर सब कुछ पढ़ना है, छोड़ने वाली कोई चीज नहीं है। अगली बात दोस्तों, मेमो के बाद है एजेंडा। अब जो मीटिंग होने वाली होती है, जो अगली मीटिंग है, अगर लोगों को उसका एजेंडा पहले बता दिया जाए, जैसे आपको एजेंडा पता है कि सर आज बीसी का रिवीजन पूरा करेंगे, सर आज एफसी 2 का पूरा रिवीजन कराएंगे, आपको पता है आज एमसीक्यूज शुरू कर देंगे और कल एमसीक्यू का सबसे ग्रैंड सेशन होगा जिसमें मेजोरिटी ऑफ एमसीक्यूज करके हम लोग कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह एमसीक्यूज को किल कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो दोस्तों आपको जब पहले से पता होगा तो आप रात को भी उठ के थोड़े से एमसीक्यूज देख लेंगे, दिन में भी टाइम निकाल के थोड़े एमसीक्यूज देख के रखेंगे, ताकि आपको जब मेरे साथ एमसीक्यूज देखें तो वो अनदेखे ना लगे, और अनदेखे ना लगने की वजह से वो समझ में आसानी से आ जाएंगे। तो आपको मैंने एजेंडा बता दिया। बिजनेस की मीटिंग्स के अंदर भी एजेंडा पहले से बताया जाता है। इसी तरह एनुअल जर्नल मीटिंग वगैरह के अंदर जो ग्रैंड लेवल में मीटिंग्स होती हैं, शेयर होल्डर से मीटिंग्स होती हैं मेरे दोस्तों, उनके अंदर भी एजेंडा पहले से बताया जाता है ताकि लोग प्रिपेयर्ड आए। और जो पहले से बताया जाता है 21 दिन पहले से या 28 दिन पहले से, उसको नोटिस ऑफ द मीटिंग कहते हैं। अच्छा जी, अगली बात एजेंडा के बाद नेक्स्ट बात, एजेंडा को रीड करना है खाली एक दफा, और कोई टेंशन की बात नहीं थी। मिनट्स ऑफ द मीटिंग किसे कहते हैं? मिनट्स ऑफ द मीटिंग किसे कहते हैं कि जो मीटिंग्स होती हैं, मैंने पूरी कहानी सुनाई थी कि मीटिंग्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, एक ऐसा काम है जिसमें बहुत वक्त आवाम का चला जाता है, लोगों का चला जाता है, और नतीजा ये निकलता है दोस्तों के वो टाइम सेव हो सकने वाली बात होती है लेकिन सेव नहीं होता। वजह क्या है? वजह यही है कि भाई कैसे टाइम सेव होगा भाई, मसला है ना। सर क्या मसला है? मसला सुने। मसला ये है कि मीटिंग में आते हैं, अपना काम छोड़ते हैं, अपने डिपार्टमेंट से निकल के आते हैं, थोड़े लोग रिलैक्स होते हैं, किसी को गपशप का शौक होता है, तो इतनी मुख्तलिफ तरह के और मुख्तलिफ नस्ल के लोग होते हैं और सबकी मीटिंग्स के अंदर अलग अलग नीयत और कैफियत होती हैं। तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि आके टाइम में, अगर फॉर एग्जांपल क्रिकेट की सीरीज चल रही है, क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल चल रहा है, कोई फुटबॉल का मैच हुआ है, उसका स्कोर 8-2 है, तो वो इतना इतना उसके ऊपर वो अगर मीटिंग के अंदर बात करने वाले 4-5 फुटबॉल लवर क्रेजी फ्रीक्स बैठे हुए, तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ये सारी तफसील मैंने आपको बताई थी। इसलिए मीटिंग का एक एक मिनट कीमती होता है और उसकी प्रोसीडिंग्स को नोट करना
मिनट टेकिंग कहलाता है, और जो चीज लिखी जाती है उसको मिनट्स कहते हैं, एक्टिविटी को मिनट टेकिंग कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट है और ये मिनट्स की सारी बातें हैं। इसमें कौन सी जगह इंपॉर्टेंट होता है, तो एक तो चैलेंजेस इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू की जगह मिनट टेकर वाली बातें इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों दोस्तों टिप्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव मिनट्स, ये खाली रीड करना है। अगली बात पे आते हैं कि इसके अंदर एक्शन आइटम्स होते हैं, रेजोल्यूशन मिनट्स होते हैं, नैरेटिव मिनट्स होते हैं। एक्शन आइटम्स जो फैसले हो गए, नैरेटिव्स उनकी तफसील होती है, और रेजोल्यूशन मिनट्स जिन पे हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमने किस मेजोरिटी के साथ या किस वोटिंग के साथ हम इस फैसले पे पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये सारी बातें रेजोल्यूशन मिनट्स, जिनको डिसीजन मिनट्स भी कहते हैं। तो जो वोटिंग होती है कि भाई इन एक्सटर्नल ऑडिटर्स को लाना है, किसी और को लाना है, ये सब चीजें रेजोल्यूशन मिनट्स में आती हैं। अगली बात दोस्तों, नेक्स्ट अब हमारे पास आएगा दोस्तों चैप्टर नंबर 7 के बाद चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 बिजनेस रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट कहते हैं, एक्चुअली रिपोर्ट एक वर्ब भी है, रिपोर्ट एक नाउन भी है। रिपोर्ट अगर उस फिजिकल रिपोर्ट को लिया जाए या किसी चीज को लिया जाए जो पेश की जाती है, इसको रिपोर्ट कहते हैं। और रिपोर्टिंग वो एक्टिविटी है जिसके जरिए इंसान रिपोर्ट बैक करता है। अच्छा जी, बिजनेस रिपोर्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए, खाली पढ़ने की बात है और कुछ नहीं है। फीचर्स ऑफ अ रिपोर्ट, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एमसीक्यू की जगह है। अच्छा, मैं बताता रहता हूं ताकि ये जिंदगी आपकी और हमारी आसान हो जाए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ रिपोर्ट, बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में छोटे छुपे हुए एमसीक्यूज हैं, ये प्राइमरी है, और मेरे दोस्तों ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। अगली बात दोस्तों, कंपोनेंट्स ऑफ अ रिपोर्ट में आपके सामने कितनी बातें हैं? पांचों के 5 नाम याद रखने हैं। डिलीवरिंग रिपोर्ट, ये तीनों बातें एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, इसके बारे में सर बता चुके हैं कि क्या बनते थे, याद आ रहा है? तो हाँ दोस्तों, क्या बताया था इसके बारे में? पॉइंटर्स। नहीं बनाए तो अब बना लें, अब वक्त नहीं है तो बहुत अच्छी तरह समझ हम पढ़ लें, लेकिन इसके पॉइंटर्स जरूरी थे। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंटर्स के बाद दोस्तों, इस पे टाइम नहीं लगाना, खाली पॉइंटर से रिवाइज होगा। व्हाट इज इन्वॉल्व इन राइटिंग रिपोर्ट, एक नजर देख लें, इस पे टाइम मत लगाइएगा। प्रिपेयरिंग द कंटेंट, अच्छा जी अब आ जाए। फीचर्स ऑफ इफेक्टिव रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और फीचर्स ऑफ इनइफेक्टिव रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। बैलेट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। फैसलापन बात करे, क्लियर बात करे, टू द पॉइंट बात करे, सर्व अपने मकसद को सर्व करे, बेसिक एडिटिंग की जरूरत ना हो उसके अंदर, हार्डवर्क और बोरिंग ना हो उसको पढ़ने के लिए, तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव रिपोर्ट। और अगर ऐसा हो बहुत मुश्किल हो, रिपोर्ट तो हो मुश्किल हो, बहुत फारी करके समझ में आए, दोस्तों इसको बोलेंगे बैड रिपोर्ट। अगली बात दोस्तों ये है कि प्लानिंग योर टाइम। ये खाली रीड करना है। जनरेटिंग आइडियाज, हाँ ये जनरेटिंग आइडियाज को पढ़ लीजिएगा। क्या करें, आप रीडर को इमेजिन करें कि सामने रीडर अगर होता तो मुझसे क्या सवाल करता। इसको बोलते हैं क्वेश्चंस ऑन द रीडर। फिर आप ये कर सकते हैं, आपके अपने सवाल जहन में क्या आ रहे हैं। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप खुद दिमाग चलाएं कि क्या क्या सवाल हो सकता है। सीक्वेंशियल नोट्स एंड लिस्ट बना लें, माइंड मैपिंग एंड पैटर्न नोट मेकिंग कर लें। और दोस्तों ये चीजें करके आप अपने पास थॉट्स को ला सकते हैं और रिपोर्ट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दो तरह की सोर्सेज होती है जहाँ से डाटा आता है, दो तरह की रिसर्च होती है, एक प्राइमरी सोर्स होती है और एक
सेकेंडरी सोर्स होती है। प्राइमरी सोर्स वो जिसको प्राइमरीली आपने अपने लिए खुद हासिल किया हो, खुद ऑब्जर्व किया हो, खुद इंटरव्यूज किए हो, खुद कलीग से बात की हो। और सेकेंडरी क्या, गूगल पे जाके देख लें, दोस्त से पूछ लें वगैरह, दोस्त से वो चीज पूछ लें जो उसका ऑलरेडी मौजूद हो। और दोस्त से खुद मालूमात करने के लिए बात करें तो वो प्राइमरी होगा। दोस्त से कोई रिपोर्ट ले ली, ये प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। अगली बात, सिर्फ रीडिंग है, जल्दी जल्दी तेज रीड करना है। बॉटम अप एंड टॉप डाउन बहुत तफसीलन क्लास के लेक्चर में समझाया हुआ है चैप्टर 8 के। अगर किसी को याद नहीं है तो चैप्टर 8 दो, एक चैप्टर 8 का मेरे ख्याल लेक्चर वो है जो एक ही गो में पूरा लेक्चर है, और एक चैप्टर 8 का लेक्चर वो है जो मुझे इंशाल्लाह आज अपलोड करना है। वो भी आपके पास इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, तो जिसको रिवाइज करना है वो रिवाइज कर ले। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर बिल्कुल भूले में तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट मैं इसका समझाया था, छोटा सा जल्दी से बताता हूँ वो क्या है बात है। वो ये कि अगर मैं बोलता हूँ एसेट्स, तो ये एक सिंगल वर्ड है। फिर तफसील में जाऊं, करंट नॉन करंट, फिर उनकी तफसील, तो उसको बोलेंगे बेटा टॉप बॉटम। और अगर मैं यूं शुरू करूं, कैश, बिल्डिंग, कार्स, सॉफ्टवेयर, ये एसेट्स के नाम हो गए। फिर कैटेगराइज कर दूं, करंट नॉन करंट, और फिर समरी कर दूं एसेट, तो उसको बोलते हैं बॉटम अप। तफसील से मैं खुलासे की तरफ गया, और पहले वाला मैं खुलासे से तफसील की तरफ आया था, टॉप डाउन। अगली बात, मुश्किल नहीं है, आसान है। अच्छा, राइटिंग द रिपोर्ट, टॉप डाउन बॉटम अप आ गया फिर से। बिजनेस लैंग्वेज दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट जगह है। 5 की इश्यूज, एमसीक्यू की जगह नोट कर लें। 5 की इश्यूज, रेलेवेंस, इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्लैरिटी, एंड आखिरी बात टाइमलीनेस। ड्राफ्टिंग दी फाइनल रिपोर्ट दोस्तों खाली एक दफा पढ़ना है। बिजनेस प्लान, मैंने कहा था एक आइडिया है, इन्वेस्टर्स के पास आप लेके जाओगे यार, आपके पास आइडिया बहुत अच्छे हैं, इन्वेस्टर के पास पैसा बहुत है। अब आप ये कह रहे हो कि यार मैं अपना आइडिया कैसे पिच करूं, इन्वेस्टर को जाके बातें करोगे, वो बातें सुनने के बाद बोलेगा यार बिजनेस प्लान लेकर आओ। ये पढ़ा लिखा इन्वेस्टर है, तो वो आपसे बोलेगा रिटर्न में लेकर आओ। अब रिटर्न में आप पूरा प्लान लेके जाओगे, यार ये काम करेंगे तो इसमें इतने पैसे बचेंगे, ये चीज यहाँ से खरीदेंगे, फला चीज फला बेचेंगे, तो वहां से 10 की खरीदेंगे, 20 की बेचेंगे, कि 10 की खरीद के 5 का खर्चा करके 100 की बेचेंगे। तो ये बिजनेस प्लान पूरा डिटेल बनाया जाता है। इसके लिए लेक्चर को अगर कोई देखना चाहे देख ले, लेकिन टाइम मत लगाए तो ज्यादा अच्छा है। अगली बात दोस्तों, कॉम्पोनेंट्स और बिजनेस प्लान खाली रीड करना है और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना था। अगर रीड नहीं किया तो बस ऊपर से देख लो। प्रपोजल्स, प्रपोजल दोस्तों इसमें वो आईके वाली एग्जांपल अगर आपको याद हो, रिक्वेस्ट प्रपोजल, इदारे खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रपोज करने के लिए कि भाई हमें प्रपोज किया जाए, हमें बताया जाए कौन सर्व करेगा, और वो हमें राब्ता वही करे जो हमारे प्रपोजल के क्राइटेरिया पर उतरता है। ठीक है, इसको बोलेंगे रिक्वेस्ट प्रपोजल। और प्रपोजल क्या है दोस्तों, उसी का जवाब देना। दोस्तों ये इतनी तफसील की हुई है ना, अगर आप चाहो तो ये एग्जाम्पल छोड़ भी सकते हो। ठीक है, खुद बता रहा हूँ। प्रपोजल दोस्तों वो जवाब जो आपको खुद, वो जवाब क्या बल्कि वो ऑफर जो, जिस ऑफर के लिए आपको दावत दी गई थी कि आए ऑफर एक्सेप्ट करें। एक वेल प्रिपेयर्ड प्रपोजल क्या होगा, जैसे एक वेल प्रिपेयर्ड रिपोर्ट होती है, क्लियर होती है, ऑब्जेक्टिव उसका डिफाइंड होता है, क्लियर होती है, फैक्चुअल होती है, ऑनेस्ट होती है। यही सारी बातें दोस्तों चैप्टर नंबर 8 के प्रपोजल के अंदर भी लिखी हुई है। अगली बात पे आओ दोस्तों, अदर शॉर्ट रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बताया बताया, प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है, कितना काम बाकी है, कितना खर्चा हुआ, प्रोजेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट। किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में बताया, उसकी क्या चीजें पॉजिटिव क्या नेगेटिव, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। फीजिबिलिटी रिपोर्ट हमारे बारे में आएगा नहीं आएगा, चाहे वो फाइनेंशियली फीजिबल हो, टेक्निकली फीजिबल हो वगैरह। इसी तरह सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट, कितने यूनिट्स बेचने का, कौन से यूनिट्स का, कौन से प्रोडक्ट का सोचा था, कितने बिके हैं, कितने का गैप है। अगली बात दोस्तों, हमारे पास चेयरमैन की एनुअल रिपोर्ट है। चेयरमैन की एनुअल रिपोर्ट दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि के चेयरमैन चूंकि शेयर होल्डर्स के लिए कंफर्ट फैक्टर होता है और वो इदारे के फ्यूचर देख रहा होता है, तो वो अपने कमेंट करता है, वो अपने कमेंट करता है और बताता है मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसकी बात की बड़ी वैल्यू होती है। ऑपरेशन रिपोर्ट, कंपनी के ऑपरेशन के बारे में जो भी रिपोर्ट दी जाती है उसको ऑपरेशन रिपोर्ट ही कहा जाता है। अगली बात पे चलते हैं, यहाँ पे चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खत्म हुआ।
चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के अंदर दो बातें हैं। एक बड़ी बात जो इसके अंदर है वो वेबसाइट होस्टिंग है, दूसरी बात टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। चैप्टर नंबर 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, एमसीक्यूज की पक्की जगह भी है। स्पेशली चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5 और 9 खास अहमियत के हामिल हैं। चैप्टर नंबर 9 वेबसाइट होस्टिंग है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंटरनेट। सबसे पहली बात है इंटरनेट किसे कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब किसे बोलते हैं, सर्वर किसे बोलते हैं, इंटरनेट होस्टिंग किसे कहते हैं, और आईपी एड्रेस, आईएसपी, और दोस्तों वेब होस्टिंग का नाम, डोमेन और उसकी मिसाल। दोस्तों ये 1.1 के बारे में इतना कहूंगा, अगर पढ़ लिया अच्छी बात, एमसीक्यू से कवर हो जाएगा, नहीं पढ़ा एक दफा रीड कर लेना बस। 1.2 वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज। आ जाओ जरा अपनी जगह पे, अब बात सुनते जाओ। भाई बैंडविड्थ किसे बोलते हैं, भाई वो रेट ऑफ ट्रांसफर को बोलते हैं। हाई बैंडविड्थ मतलब हाई स्पीड होती है। याद आ गई बात की कंसल्टेशन, जब कोई वेब होस्ट सेलेक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं, ये देखते हैं कि भाई उसकी अप टाइम परसेंटेज कैसी है, स्टोरेज स्पेस कितनी दे रहा है, ई कॉमर्स फैसिलिटी दे रहा है नहीं दे रहा है, नंबर ऑफ डोमेन्स कितनी दे रहा है, इसका टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है नहीं दे रहा, बैंडविड्थ कितनी स्पीड दे रहा है, और नंबर ऑफ ईमेल्स, एफटीपी अकाउंट्स एंड डेटाबेसेस क्या दे रहा है। टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग क्या होती हैं। पहली बात है फ्री होती है, फ्री में सब फीचर्स नहीं होते, फ्री वक्ती तौर पे होती है, फ्री के अंदर बहुत सारे इश्यूज होते हैं। दूसरी बात दोस्तों स्टैंडर्ड कौन सी होती है, पेड तो होती है लेकिन बेसिक तमाम चीजें होती हैं, बहुत एडवांस नहीं होता। तीसरी बात डेडिकेटेड है। डेडिकेटेड ये क्लाइंट अपने सिस्टम के लिए पे करता है और उसकी मशीन अलग कर दी जाती है, यानी कि वेब होस्टिंग वाला जो वेब होस्ट है वो उसकी मशीन को अलग कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि भाई वो डेडिकेटेड सर्वर मशीन अपने काम के लिए रखवा लेता है, सही है, ठीक है, लेकिन इसमें एक फर्क है, याद रखिएगा। को लोकेशन और डेडिकेटेड का फर्क याद रखें। को लोकेशन के अंदर वो खुद ओन करता है, यहाँ पे क्लाइंट पेज फॉर देयर ओन डेडिकेटेड सर्वर मशीन फॉर इट्स वेबसाइट एक्सक्लूसिव यूज। कि इधर एक डेडिकेटेड मशीन होती है, को लोकेशन में ये नहीं होता। इट इज वेब होस्ट देमसेल्व्स who own the server hardware, the physical computer। फर्क समझ में आया। Co-location is similar to dedicated hosting in that a website resides on dedicated server. However, with co-location it's the website owner who owns the server, not the web host। ये फर्क याद रखिएगा। एमसीक्यू की जगह थी बता दी मैंने आपको। ई कॉमर्स भी एक टाइप होता है जहाँ पे स्पेशली एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर की जी तसल्ली होती है कि हम ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन पे कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों रीसेलर का। रीसेलर वेब होस्टिंग का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने एक वेब होस्टिंग ली और आगे उसको मजीद बेच दिया। ब्लू होस्ट से वेब होस्टिंग ली, डार्क ब्लू होस्ट पे बेचना शुरू कर दी। क्लस्टर्ड दोस्तों से होता है कि बहुत मशहूर जो साइट्स होती हैं, बड़ी साइट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, या उनका ही तरीका होता है, वो क्लस्टर्ड वेब होस्टिंग में जाती है, यानी कि वो एक जगह पर डाटा नहीं रखते, मल्टीपल जगह रखते हैं ताकि बेटर एक्सेस मिल सके वेबसाइट विजिटर्स को। फाइल एंड इमेज का कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, हमारी गूगल ड्राइव के ऊपर, आई क्लाउड के ऊपर, वन ड्राइव के ऊपर जो इमेजेस रखी हुई हैं और जो वीडियोस रख दी गई हैं, जो क्लाउड स्टोरेज करी है, तो ये फाइल एंड इमेज सर्वर या होस्टिंग कहलाएगी। इसी तरह दोस्तों वेब ब्लॉगिंग के लिए यूज होता है। सही, तो ब्लॉगिंग के लिए जो टर्म यूज होगी वो वेब ब्लॉग है। अगली बात दोस्तों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंट्रोडक्शन, एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने आसान है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के फीचर्स, प्रैक्टिकल यूजेस, इससे एमसीक्यू बनता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक दफा रीड करने, अगर कर लिए तो वापस नहीं पढ़ने। ब्लॉग्स इंपॉर्टेंट है, पूरा एक दफा पढ़ना है, चाहे तो लेक्चर पूरा सुन लें। अगली बात दोस्तों टाइप्स ऑफ ब्लॉग, इसमें खास बात ये चारों कैटेगरी बाय नाम में याद होनी चाहिए। अगली बात पॉडकास्टिंग क्या कॉन्सेप्ट है, पॉडकास्टिंग के ऊपर भी अगर लेक्चर नहीं सुना जाके देख सकते हैं चैनल के ऊपर। लेकिन पॉडकास्टिंग में एक चीज इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, वो ये है कि इसकी फीचर्स और प्रैक्टिकल यूजेस, दो जगह हैं जहाँ पे एमसीक्यू की चांसेस ज्यादा है। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो हर जगह की इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन बोर्ड्स मॉडरेटेड अनमॉडरेटेड, जिस ग्रुप को कंट्रोल करना पड़े वो मॉडरेटेड है, जो लोग खुद तमीज से चले उसको अनमॉडरेटेड कहेंगे। इसके फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज तीनों एक दफा पढ़ने हैं, पढ़ लिए तो वापस नहीं पढ़ने। मैसेजिंग बेटा बस गुजार देना, लेकिन सवाल फिर मैसेजिंग में बन जाता है। तो जस्ट एक बात ऐड करनी है यहाँ पे दोस्तों,
ये जो चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग इसका फर्क याद है ना हम लोग को? जो हम ये एसएमएस करते हैं ना, नॉर्मल जो एसएमएस होता है वो जो टेक्स्ट मैसेजिंग है, और वो इंस्टेंट भी तौर पे यूज होती है, लेकिन उसको इंस्टेंट कहते नहीं है हमारे पर्पस में, उसको इंस्टेंट नहीं कहते। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंस्टेंट मैसेजिंग क्या कहलाएगी? ये, एक मिनट, व्हाट्सएप वाली, ठीक है, क्लियर, शाबाश, जबरदस्त। नेक्स्ट आओ, ईमेल। बेटा 2.7 ईमेल चाहे जितना बच्चों वाला लगे, मेरी बात याद रखना, तुम में से कोई ऐसा हो सकता है जिसको ईमेल पे भर के एमसीक्यू आ जाए, हो सकता है कोई ऐसा। तो ईमेल, या मतलब चैप्टर 9 से भर के एमसीक्यूज आ जाए, ईमेल, मेरा मशवरा है सब आसान है, एक दफा रीड जरूर करना है। अगली बात दोस्तों, ईमेल के बाद नेक्स्ट, व्हेन टू यूज डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट जगह है, इसको खास तौर पे रीड कीजिएगा। आइए आखिरी बात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसे कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जानते हैं जो वीडियो कॉल्स होती हैं, तो वीडियो कॉल्स की जगह अगर इसको फॉर्मल एनवायरनमेंट लिया जाए और डिफरेंट लोगों को जमा किया जाए डिफरेंट जगहों से, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस कहेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास दोस्तों एक अदद इक्विपमेंट की बात आएगी, इक्विपमेंट के अलावा टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, क्यों का मशवरा ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलर हो रहा है, और साथ साथ बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस की। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास जाके चैप्टर नंबर 9 भी मुकम्मल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू से हम शुरू कर रहे हैं। पहले बता रहा हूं, ये एक्टिविटी तो एक ऐसी एक्टिविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आइए, चैप्टर 3 के एमसीक्यूज हमने पहले कैटेगराइज कर दिया था कि एमसीक्यूज 4 तरीके के होते हैं। स्ट्रेट थ्योरी या तो बुक से उठ के आती है, या केस की एप्लीकेशन आती है, और आप पहचान सकते हैं कॉन्सेप्ट या नहीं, या फिर ऐसा होता है ऑन द गो लर्निंग होती है, आउट ऑफ द बुक होती है लर्न करने के लिए, या एमसीक्यू आउट ऑफ द बुक आता है और मैं कहता हूं इग्नोर करो। ये 4 कैटेगरीज होते हैं। 7 सीज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 के 5। मैं जब पूछूंगा तो आप जवाब देंगे। मैं बोलूंगा 1 का जवाब, 2 का जवाब, तो आप 2 के आगे लिख के देंगे 2A 2B 2C 2D। स्टार्ट। 5 एमसीक्यूज एक साथ पढ़ें।